वेलकम फ्रेंड्स। आज JKSSB की तरफ से अकाउंट असिस्टेंट का ऑफिशियल सिलेबस आउट हो गया। जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं वही सिलेबस है। बहुत कंफ्यूजन लोगों में था, बहुत कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में था कि कौन सा सिलेबस है, आप क्यों पढ़ा रहे हो, मेरे को मैसेज आ रहा है मत पढ़ावे, वो सिलेबस है ये सिलेबस। अब सारा कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है, सिलेबस आ चुका है। JKSSB की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ आप खुद देखिए, सिलेबस आ चुका है। सिलेबस वही है जो ऑलरेडी हमने आपको बोला है। स्टैटिक्स, मैथ्स, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर, वही सिलेबस है। ठीक है, अब सीरियस हो जाइए, आप पढ़िए। इसमें ये भी लिखा है जो पोस्ट है दैट शैल बी एडवर्टाइज्ड इन ड्यू कोर्स। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे आपको ये सिलेबस मिलने वाला है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अब आप काइंडली पढ़ना अच्छे से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस आउट हो चुका है अब। ठीक है, आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट 2, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ एंड प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ये जो पार्ट 2 है, ये पढ़ाना ज़रूरी है। क्यों पढ़ाना ज़रूरी है? जब तक आपको बेसिक्स अकाउंट के पता नहीं होंगे, तब तक आप आगे नहीं जा सकते हो। आपको जर्नल नहीं समझ आएगा, पहले अकाउंट की इक्वेशन ही समझ नहीं आएगी, जर्नल समझ नहीं आएगा, लेजर समझ नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस समझ नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस समझ नहीं आएगा, बैलेंस शीट समझ नहीं आएगा, जब तक आपको बेसिक अकाउंट्स के कंसेप्ट नहीं पता होंगे। ठीक है, पहली चीज़ जो हमारे सिलेबस में दी है वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, दिया लिखा है ऊपर। लोगों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, क्या बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सेम है? आधे बोलते हैं सेम है, आधे बोलते हैं सर सेम नहीं है। मैं सीधे बोलना चाहता हूँ, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग अलग अलग टर्म्स है। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग सिर्फ मेनली रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। जो ट्रांजेक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करना है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होती है उसको वो रिकॉर्ड करता है, अच्छे से रिकॉर्ड करता है। जो ये काम करता है उसको हम बोलते हैं बुक कीपर। ठीक है, आप डिपार्टमेंट स्टोर में जाते हो, वहाँ पे सामान लेते हो, ठीक है, आप उसको पैसा देते हो, ठीक है, वो रिकॉर्ड कर लेता है। आप वो आपको बिल देता है, मिस्टर ए परचेज्ड टूथब्रश, टूथपेस्ट, डिओड्रेंट्स, आपको बिल दे रहा है, ये वो रिकॉर्ड रखता है। बस इतना काम है बुक कीपिंग का। मगर रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली वो रखता है, ऑर्डरली मैनर रखता है। जो ये काम करता है उसको बोलते हैं बुक कीपर। ये सिंपल एक क्लर्कल जॉब है, बुक कीपर। ठीक है, अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग में तो रिकॉर्डिंग तो होता ही होता है, फिर उस जो डाटा आपके पास है उसको वो क्लासीफाई करता है, समराइज करता है, इंटरप्रेट करता है। ठीक है, और जो बुक कीपर ने डाटा आपको दिया है वो अकाउंटेंट चेक करते हैं कि इसने डाटा सही दिया है कि नहीं दिया, कि इसने सही तरह से मेंटेन किया है कि नहीं किया। इस प्रोसेस को हम सबको अकाउंटिंग बोलते हैं। ये डिफिनेशन आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये क्या है। Accounting is primarily concerned with designing the system of recording, classifying and summarizing the recorded data and interpreting them for internal and end users. अब internal users क्या है, end users क्या है, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ। ठीक है, अब आपको पहले डिफरेंस समझाए कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या है। ये दोनों अलग अलग है। पहली चीज़, बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल डाटा को ऑर्डरली मैनर में, अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। ठीक है, जो ये काम करता है उसको बोलते हैं बुक कीपर। ठीक है, अब अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग जो ही डाटा है ये वो रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है, समराइज करता है, फिर इंटरप्रेट करता है, अपने लिए भी और बाकियों के लिए भी, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। अब हमारे सिलेबस में दिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसको बोलते हैं ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बोलते हैं ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। इसका मेनली काम क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। किन के लिए? जो इसके शेयर होल्डर है, क्रेडिटर है, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ये क्या प्रिपेयर करता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। उससे इसको क्या पता चलता है कि मेरा बिजनेस लॉस में कि प्रॉफिट में। ठीक है, अब मैं आपको ये बोलूँगा, ये एंड यूजर्स क्या है, आउटसाइड यूजर्स क्या है, इंटरनल यूजर्स क्या है। ये है कस्टमर्स, जो यूज़र है वो कौन कौन यूज़र है। प्रोपराइटर, प्रोपराइटर वो बंदा होता है कि
जो ये बिजनेस चलाता है, उसको देखना है क्या मैं प्रॉफिट में हूँ कि नहीं हूँ। जो मैं दुकान चला रहा हूँ, जो मैं बिजनेस जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, क्या उससे मुझे प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है। मैनेजर्स जो वहाँ पे मैनेज करते हैं, उनको भी देखना है कि जिस कंपनी में हम काम करते हैं, क्या वो कंपनी ठीक है, कोई प्रॉब्लम मत है, कहीं मत कोई लीकेज हो रही है। ठीक है। क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार लिया, क्रेडिटर्स उनको बोलते हैं, क्रेडिटर्स आर द पर्सन हु हैज एक्सटेंडेड क्रेडिट टू अ कंपनी। जिनसे हमने उधार लिया, हम क्या उधार लेते हैं, किसी से पैसे लेते हैं, स्टॉक लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं। जो हमें उधार देता है वो पहले देखता है क्या ये क्लाइंट अच्छा है, क्या ये क्लाइंट खराब मत है, उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। इसलिए उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखिए, परसों येस बैंक का, रिसेंटली येस बैंक का केस हुआ। जो उनके क्रेडिटर्स थे, जो लोग ने येस बैंक में इन्वेस्ट किया था, वो देखते थे कि येस बैंक की कंपनी क्या है। येस बैंक जो बैंक था, उनकी बैलेंस शीट देख, उनको लगा कि इसमें गड़बड़ है, उन लोगों ने पैसा बाहर निकाला, येस बैंक को प्रॉब्लम हो गई, उनको बोलते हैं हम क्रेडिटर्स। इन्वेस्टर्स वो होते हैं कि जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आज ही इन्वेस्ट किया रिलायंस जियो में, फेसबुक में इन्वेस्ट किया, क्योंकि उनको लगा कि ये कंपनी अच्छी है। उन्होंने लोग देखा गया कि ये कंपनी ग्रो कर रही है, फेसबुक में इन्वेस्ट किया, 9.9% इन्वेस्ट किया। किस बेसिस पे इन्वेस्ट किया, फाइनेंशियल पोजीशन जब देखी जियो की, इतना सारा पैसा उनके पास है, को लगा ये कंपनी अच्छी है, उनको बोलते हैं इन्वेस्टर्स। वही इंफॉर्मेशन देखते हैं कि कंपनी की प्रॉपर्टी कितनी है, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। गवर्नमेंट भी देखती है, कि क्या जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, क्या ये ठीक है कि गलत है, किसी ने मत कोई टैक्स चोरी की है, वो ये एनालाइज करते हैं। क्या इन लोगों ने हर कोई लॉ फॉलो किया है, जब इन लोगों ने रिपोर्ट किया हर कोई लॉ फॉलो किया है, गवर्नमेंट भी चेक करती है। एम्प्लॉय जो वहाँ पे काम करते हैं, वो देखते हैं कि हमें प्रॉफिट आया, हाँ कंपनी को प्रॉफिट आया इस साल, हमें लगता है कि हमें बोनस मिलेगा, कुछ मिलेगा हमें उससे, प्रॉफिट का 1% हमें मुझे देंगे। तो एम्प्लॉय भी खुश होते हैं कि जब किसी कंपनी का प्रॉफिट हो, उनको लगता है हमें भी कुछ वो देंगे। सीजन्स, जैसे मैं आप इंसान, आम इंसान, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये इनका देखते हैं, जैसे बैंक का देखते हैं, यह बैंक ठीक है, क्या इसमें पैसे हम डाल सकते हैं, कल मत बैंक डूबेगा। ठीक है। गैस एजेंसीज है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, इलेक्ट्रिक कंपनीज है, क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक काम कर रहे हैं, क्या इनका बिजनेस ठीक है, क्या इनका फाइनेंशियल पोजीशनिंग ठीक है। ठीक है। क्या बैंक ठीक है, क्या बैंक में घाटे में जा रहा है, क्या हमारा पैसा सेफ है, ये लोग देखते हैं, जैसे आप में देखते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेनली आज का टॉपिक जो है, देखिए साइनस है। साइनस साइनस किसी, जो साइनस हम पढ़ते हैं, साइनस है वो किसी लॉज पे चलते हैं, न्यूटन्स के लॉ, बहुत सारे लॉज है। साइनस उन चीज़ों पे, स्पेस के लॉ, इतने लॉज है वहाँ पे, वो याद करने पड़ते हैं। ऐसे अकाउंट में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो अडॉप्ट करते हैं अकाउंटेंट्स जब वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, उनको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स आपको ज़रूरी और ज़रूरी याद करने हैं, ये कंसेप्ट आपको दिमाग में याद करने, तभी आप अकाउंट इक्वेशन समझ आएगी, तभी आपको जर्नल समझ आएगा, तभी आपको लेजर समझ आएगा, तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ आएगा, तभी बैलेंस शीट समझ आएगा। पहले ट्रायल बैलेंस समझ आएगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद बैलेंस शीट समझ आएगा। इनके बिना आपको समझ नहीं आने वाला है। मैं डायरेक्टली पढ़ा सकता अकाउंट इक्वेशंस, मगर मैंने सोचा जब तक आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं है, रूल्स नहीं है, प्रिंसिपल्स पता नहीं है अकाउंटिंग के, आप वो नहीं समझ सकते हो। पहली चीज़ जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, ये दो में क्लासीफाई की गई, एक तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक बेसिक अजम्पशंस होते हैं, एक कंडीशंस होते हैं, जिसपे साइंस ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड है। ये टोटल 8 है।
सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, और भी 2 है वो भी मैं पढ़ाऊंगा। आपको लगेगा ये क्या पढ़ा रहा है, पता नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट इसके बिना आपको समझ नहीं आया। ये सबसे ईजी कंसेप्ट है, ये सिर्फ याद करना है, इनकी कोई फार्मूला वार्मूला नहीं है, इसे भी याद करने में एक एक करके आपको समझाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं जो गाइड करते हैं अकाउंटिंग को जब वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं। ये 4 है, वो 8 है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो 8 है, यहाँ 6 लिखे और 2 मैं भी बोल देता हूँ, वो ये 8 है। अकाउंटिंग कन्वेंशन 4 है। पहला जो है वो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ये आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में आ सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग वहाँ ये उसमें आता है। ये चार्ट आपको याद करना है। जैसे मैंने पहले बोला, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के 2 है, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट से, एक अकाउंटिंग कन्वेंशन से। इसके 8 है, सेपरेट एंटिटी, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग पीरियड, पीरियडिक नेचर और रियलाइजेशन। फिर अकाउंटिंग कन्वेंशन 4 है, कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी और मटेरियलिटी। आपको जरूर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ कंसेप्ट इनका रखो बस। पहला जो है वो है, पहला क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट। पहला क्या है, सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है, जो इतना सारा लिखा है, अब डरिए मत, यहाँ बहुत सारा इतना लिखा है, मैं सीधे आपको बोल दूंगा, 10 सेकंड में आपको समझ आएगा ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या है। इसका मतलब क्या है, जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ है अलग अलग है, ये सेपरेट है बिजनेस से। जो बिजनेस लाइफ और पर्सनल लाइफ है ये अलग अलग है, इसको बोलते हैं हम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। देखिए, बिजनेस में किसी ने, बिजनेस में जो प्रॉपरेटर होता है, जिसका बिजनेस है, उसने इन्वेस्ट किया, एग्जाम्पल लीजिए 10,000 रुपये अपने बिजनेस में, ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब उसने 2,000 रुपये निकाले अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अब उसका कितना बचा, 8,000। हम अकाउंटिंग किताब, जो अकाउंटिंग बुक है, उसमें हमें 8,000 ही लिखना है, क्योंकि इसने 2,000 रुपये निकाले अपनी चीज़ के लिए। हम वहाँ 10,000 नहीं लिख सकते कि अभी भी 10,000 बिजनेस में है। इसका मतलब क्या है, जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल और प्रॉपर्टी की लाइफ है, जो बिजनेस है, वो अलग अलग है, सेपरेट है। और एक एग्जांपल लीजिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है उसकी, ठीक है, वो एसी लेना चाहता है घर के लिए, ठीक है, उसको पता है मेरे शॉप में एसी है, जो वो बेचता है, वो एक उठाता है और अपने घर में रख देता है। जब वो अकाउंटिंग करता है, उस टाइम उसको, एग्जाम्पल एसी की कॉस्ट 20,000 रुपये है, जब वो अकाउंटिंग करता है शाम को, उसको 20,000 रुपये कम आते हैं, क्योंकि उसने 20,000 दिए नहीं है, उसने सीधे एसी उठाया अपने घर में रखा। मगर अकाउंटिंग उसको बोलता है कि नहीं, आपको 20,000 देने हैं। वो उठाएगा अपने जेब से 20,000 और उसमें डाल देगा, अपने बिजनेस में वो डालेगा, क्योंकि उसने बिजनेस से वो लिया है, ठीक है। उसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। दोनों सेपरेट है, बिजनेस अलग एंटिटी है, उसकी पर्सनल लाइफ अलग एंटिटी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि जो भी बिजनेस हम करते हैं, हम सोचते हैं कि हम लॉन्ग रन के लिए बिजनेस करें, शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस नहीं करें। कोई अगर किसी ने आज दुकान कोई खोला है, कोई बिजनेस किया, वो नहीं सोचता कि मैं 10 दिन के बाद ये बंद करूँगा, 5 दिन के बाद बंद करूँगा, 1 महीने के बाद बंद करूँगा, नहीं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या, नहीं, जो भी कोई बिजनेस खोलता है वो लॉन्ग रन के लिए खोलता है, उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है। तीसरा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम सिर्फ वो चीज़ें अकाउंटिंग में डाल सकते हैं जिनका कोई मॉनेटरी वैल्यू है, जिनका मॉनेटरी वैल्यू नहीं, हम वो अकाउंटिंग बुक्स में नहीं दिखा सकते हैं। आपके पास अच्छे एम्प्लॉय काम करते हैं, जो डेडिकेटेड है, ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, वो आपकी कंपनी की एसेट है, एम्प्लॉय का एसेट होता है। आप नहीं लिख सकते हो कि मॉनेटरी वैल्यू में ये, इस एम्प्लॉय की वैल्यू इतनी है, कैसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। जो चीज़ें मेजर हो सकती है इन टर्म्स ऑफ मनी, वही हम अकाउंटिंग में डालते हैं। जैसे आपके पास टेबल है, वहाँ पे आप बोलोगे टेबल 2,000 रुपये में, आपके पास चेयर है, आप बोलोगे चेयर 500 रुपये में,
आपका वहाँ पर फ़ोन पड़ा है जो बिज़नेस काम के लिए, आप बोलोगे हाँ 10,000 रुपये। आपके पास कोई गाड़ी है बिजनेस, आप बोलोगे हाँ गाड़ी का कास्ट 2 लाख। आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा, आप बोलोगे हाँ रॉ मटेरियल का कॉस्ट 1 लाख रुपये है। जो चीज़ें आप मनी में, मनीटरी वैल्यू में, जिसका मनीटरी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा वो आप रिकॉर्ड करते हो, जिसका नहीं होगा वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। उसको बोलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपको याद रखनी, जब आपको जर्नल बनाने होंगे, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चीज़ आपको थोड़ी याद रखनी पड़ती है। कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि ये बोलता है कि अगर आपने कोई एसेट खरीदा है, जैसे आपने कोई लैंड खरीदा है, उसकी वैल्यू 50,000 रुपये थी जब आपने खरीदा, ठीक है। जो अकाउंटिंग किताब में आप लिखोगे लैंड एसेट में वो लिखोगे आप 50,000 रुपये, ठीक है। अगर आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उस लैंड की कॉस्ट 60,000 रुपये बन गई, जो लैंड है उसका जो कॉस्ट होगा वो 60,000 रुपये होगा। अब अकाउंटिंग जो किताब है वहाँ पे 60,000 नहीं लिखोगे, जितने में आपने खरीदा आपको वही लिखना है, 50,000। अगर 2 मिनट के लिए कल मार्केट वैल्यू कम हो गया उस चीज़ का, लैंड का मार्केट वैल्यू कम हो गया, 50 से 40,000 हो गया, तब भी आपको 50,000 ही लिखना है। इसको बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। एन एसेट इज ऑर्डरली एंटर्ड इन द अकाउंटिंग एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट, याद रखना है, ठीक है। अब ड्यूअल कंसेप्ट, ड्यूअल कंसेप्ट आपको पता ही है। ड्यूअल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, टू एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, ये ड्यूअल कंसेप्ट है, सिंपल। जो ये बाकी इक्वेशन नीचे पड़ी इसका अलग टॉपिक से हो जाएगा, अभी आप वहाँ पे मत जाइए, ये मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा इक्वेशंस क्या है, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसके 2 इफेक्ट होते हैं, ड्यूअल इफेक्ट होते हैं। जैसे आप बैंक में जाते हो, आपका पैसा है, ठीक है, आपका पैसा है, आप बैंक में जाते हो, आप अपना पैसा निकाल देते हो, आप अपना पैसा निकालते हो। जब आपने अपना पैसा निकाला तो उसके ड्यूअल एस्पेक्ट होंगे। आपके अकाउंट जो आपका अकाउंट होगा उससे पैसा कट हो जाएगा, इसमें ड्यूअल इफेक्ट आ जाएगा। बैंक का अकाउंट है वहाँ भी पैसा कट हो जाएगा, उसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। आपने पैसा डाला, आपने पैसा डाला, अपने अकाउंट में पैसा डाला, ठीक है, उसके भी 2 इफेक्ट होते हैं, ड्यूअल ट्रांजेक्शन। आपने कोई चीज़ खरीदा, दुकानदार के पास गए, उसको पैसे दिए, उसके पास पैसे आए, आपके पास आपसे पैसे निकले, हो गए 2 ड्यूअल एस्पेक्ट, इसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। जो इक्वेशन है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये इसका अलग एक टॉपिक होगा, ठीक है। अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है, आपको हमेशा जो पीरियड आपने प्रीवियस साल में किया होगा वही अकाउंटिंग पीरियड इस साल में रखना है। यूजुअली जो अकाउंटिंग पीरियड हो 1 साल का होता है, अकाउंटिंग ईयर 1 साल का होता है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आज 1 साल का बनाया, फिर नेक्स्ट जब फाइनेंशियल होगा उस वक्त 2 साल का अकाउंटिंग पीरियड लोगे, वो पॉसिबल नहीं है। जो आपने पीछे लिया होगा वही आप आगे भी लोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है। पीरियडिक मैच ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो भी हर कोई बिजनेस होता है इसका एम क्या होता है, सिर्फ हम प्रॉफिट अर्न करें। प्रॉफिट वो कैसे अर्न करें, जब उसके रेवेन्यू ज़्यादा होंगे एक्सपेंसेस से, उसको वो जब उसके बाद वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। अब क्या होता है, कभी कभी आपने जनवरी में, दिसंबर में आपके सेल्समैन ने अच्छी सेल्स की, आपने उसको इंसेंटिव दिया जनवरी में, मगर आप जो अकाउंटिंग किताब होगी, जो भी अकाउंटिंग किताब होगी वो आप दिसंबर में दिखाओगे कि मैंने उसको इंसेंटिव दिया, आप नहीं दिखाओगे कि मैंने उसको जनवरी में इंसेंटिव दिया। इसको बोलते हैं परफेक्ट मैचिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट। मैं एक बार और बोल दूंगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपका सेल्समैन है, दिसंबर में उसने अच्छी सेल्स की, आप बोलोगे यार आपने अच्छी सेल्स की, अब मैं आपको दिसंबर 2010 में उसने सेल्स की, आप बोलोगे उसको यार आपने अच्छी सेल्स की, मैं आपको कमीशन देता हूँ सेल्स की, आप दे रहे हो जनवरी 2011 में उसको कमीशन,
मगर जो अकाउंटिंग की किताब होगी, अकाउंटिंग बुक्स होगी, उसमें आपको दिखाना है कमीशन कब, दिसंबर में। इसको बोलते हैं परफेक्ट मैच ऑफ कॉन्सेप्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द सेल्स इज मेड। इसका मतलब क्या होता है, आप किसी ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, किसी ने आपको बोला यार मेरे को 15 गाड़ी बना के दे दे। आप उसी टाइम अपने अकाउंट की किताब में नहीं डालोगे मैंने 15 गाड़ी सेल की, अभी तो बनाई भी नहीं। आप कैसे लिख सकते हो किताब में, नहीं मैंने 15 गाड़ी मेरे पास आई, ये मैं 15 गाड़ी भेज दूंगा। आप उसने आपको ऑर्डर प्लेस किया, पहले आपको सप्लाई लानी है वो चीज़ बनाने के लिए। आपको इंजन चाहिए गाड़ी के लिए प्लास्टिक चाहिए, गाड़ी के लिए टीन चाहिए, गाड़ी के लिए टायर चाहिए, गाड़ी के लिए जितने सामान होते हैं वो पहले लाना है, फिर आप गाड़ी बनाओगे। जब आप गाड़ी बनाओगे उसको देगे, जब आप दोगे उस टाइम आपको एंट्री करनी है अपने किताब में। उसको बोलते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन पे। या वो 8 थे, ये 4 है। अकाउंटिंग कन्वेंशन, पहला जो कन्वेंशन है वो है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म में क्या है, हम बोलते हैं यार ये बंदा कुछ कंजर्वेटिव है, ऐसे बात करते हैं ना हम, यार वो बंदा कुछ कंजर्वेटिव है। अकाउंटिंग में भी ऐसे है, जो अकाउंटेंट होते हैं वो कंजर्व होते हैं, वो सेफ प्ले करते हैं। वो बोलते हैं एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड और फॉर पॉसिबल लॉसेस। वो पहले ही ये कर देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको लगता है यार कुछ होने वाला होगा, हम बैड डेट्स पहले ही डाल देते हैं अपने अकाउंट से। हमें लगता होगा कि जो ये मशीन है ये ख़राब होने वाली है, वो पहले सोचते हैं ये चीज़, इसका कॉस्ट इतना आएगा, ठीक नहीं, वो पहले ही अपने अकाउंट में रख देते हैं, वो सेफ प्ले कर देते हैं। फिर वो हो या ना वो अलग बात है। ठीक है, कि किसी बैंक ने पैसे दिए, लोन दिया किसी बंदे को, ठीक है, बैंक बोलता है पहले यार मुझे लगता है कि ये बंदा पैसे वापस नहीं देगा, उसके लिए डाउटफुल एसेट है कि ये बंदा वापस पैसा नहीं देगा। बैंक क्या करता है, उसके लिए प्रोविजनिंग रखता है, अगर ये वापस भी नहीं देगा कोई बात नहीं, हम अपने प्रॉफिट से वो निकाल के डाल देंगे। वो बैंक प्ले सेव कर लेता है, मगर हर किसी चीज़ के लिए वो ये नहीं होता, किसी किसी चीज़ के लिए होता है। मगर जो ये कंसेप्ट है इसका थोड़ा सीरियस क्रिटिसिज्म आजकल आ रहा है यूके और यूएस में। इंडिया में भी चल रहा है, बट यूके और यूएस में इसमें क्रिटिसिज्म आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जो दूसरा कंसेप्ट है इसकी वजह से आ रहा है। इसका मतलब है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है फुल्ली एंड फेयरली इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना। कोई इंफॉर्मेशन चोरी नहीं रख देना। अगर कोई इंफॉर्मेशन चोरी रख देता है तो ये प्रॉब्लम है। अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल वो बोलता है, जो भी आपकी इन्फॉर्म, चाहे आप लॉस करते हो सारा लॉस दिखाओ, प्रॉफिट है सारा प्रॉफिट दिखाओ, आप कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर। तीसरा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, अकाउंटिंग जो आपने प्रैक्टिस फॉलो की है वही आप आगे भी फॉलो करोगे। अगर आपने स्टॉक कोई आपके पास है, उसका आपने बुक में जो वैल्यू लिखा है, जो हम लिखते हैं कि ये कॉस्ट, ये स्टॉक मेरे पास 20,000 रुपये का है, अगर वो आपने कॉस्ट बेसिस पे रखा होगा, जितना मैं खरीदा वो वही दिखा रहे हो, आपको वही दिखाना पड़ेगा। अगर आपने वो मार्केट प्राइस पे दिखा रहे हो, आपको वही प्रैक्टिस फॉलो करनी है। जैसे हम डेप्रिसिएशन लेते हैं, जो फिक्स एसेट होते हैं उनकी हर साल डेप्रिसिएशन होती है। डेप्रिसिएशन में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, सिंगल लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जो मेथड आपने पिछले अकाउंटिंग में फॉलो होगा वही आप इस अकाउंटिंग में फॉलो कर सकते हैं। आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। लास्ट वाला है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी मतलब क्या होता है कि जो मटीरियल डिटेल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो छोटी मोटी डिटेल्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आपका बॉस आपको फ़ोन कर रहा है, यार जो हमें उसको पैसे देने हैं, कितने पैसे देने हैं, अगर आपको उसको देने होंगे 501 रुपये, आप बोलते हो, आप सर को नहीं बोला कि सर हम 501 रुपये हमें उसको देना, आप बोलते सर हमें उसको 500 रुपये देने। ठीक है, अगर जब आप बैंक के पास जाते हो, मेरा बैलेंस कितना है, आपका बैलेंस होगा तो मेरे अकाउंट में 623.50, आपको बोलते हैं
तो 20 रुपये आपका अकाउंट में, आपके अकाउंट में बैलेंस होगा 620.5, वो नहीं बोलेंगे आपको आपके अकाउंट में बैलेंस है 620.5, वो बोलते हैं 620 रुपये, वो 0.5 को निकाल देते हैं। जो इंपॉर्टेंट है, मटीरियल इंपॉर्टेंट, वही आपको बोलते हैं। जो इंसेप्शन नंबर है पॉइंट पैसा वैसा, वो आपको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मटीरियलिटी कंसेप्ट। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, या कंसेप्ट प्रिंसिपल आए कहाँ से, ये कौन सी गवर्निंग बॉडी कौन इसकी है, रूल्स और गाइडलाइंस कौन देते हैं, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। GAPP की फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं उसके गाइडलाइंस यही इशू करते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बोलते हैं GAPP। इंडिया में ये कौन आपको देता है? इंडिया में एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग बोर्ड है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया में कौन आपको गाइडलाइन इशू करता है इंडियन कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की तरफ से, जो जिसकी अकाउंटिंग आपको फॉलो करनी पड़ती है, वो कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब दिन बर दिन क्या हो रहा है, जो कंट्रीज़ है वो आपस में काम करती है, ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट है। वहाँ की कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करती है, इंडिया की कंपनी बाहर जा रही है, बाहर की कंपनी इंडिया में आ रही है। उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देती है, जो हम फॉलो करते हैं, जो कंपनीज फॉलो करती है, उसका जो वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, IFRS की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा। काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर की। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे होगा। थैंक यू।